कहानी में आपका स्वागत है। यह अब्दुल की कहानी है। कृपया आनंद लें। मैंने देखा कि आप उद्योग से जुड़ी थाई महिलाओं से सफल विवाह करने वाले लोगों की तलाश कर रहे थे। मैं 12 साल तक जीवित रहा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत हो चुका है, और यह किसी और चीज से ज्यादा उसके जिद्दी रवैये के कारण है। वह और धमकियां और डर के द्वारा मुझे नियंत्रित करने की निरंतर कोशिश। मेरे लिए आखिरी तिनका बैंकॉक की हमारी आखिरी यात्रा थी। मैडम के पास कुल बेकार का अतिरिक्त सामान था, जिसमें ज्यादातर कपड़े बेचने थे। हम देर से थे और मैंने उनसे उन्हें छोड़ने के लिए विनती की ताकि हम अपनी उड़ान पकड़ सकें, क्योंकि एयरलाइंस इन दिनों बहुत सख्त हैं और आपको उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले चेक इन करना होगा। इसलिए पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बाद अपने 11 साल के बेटे के साथ वहां खड़े थे। वह अचानक चली गई और कोई भी विनती या तर्क उसे रोक नहीं सका। इसलिए जब मेरे पास घर की चाबियां और बोर्डिंग पास सहित पासपोर्ट थे, तो हमने गेट बंद होने और हमारे सामान को उतारने का इंतजार किया। उस समय मुझे जो अवसाद की भावना हुई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धुंध में हवाई अड्डे के चारों ओर घूम रहा था, पूरी तरह से टूटा हुआ, और यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरी सारी योजना के बाद ऐसा हो सकता है। मैंने अपना सामान उठाया, एक व्यस्त हवाई अड्डे पर बैठा रहा, यह सोचकर कि आगे क्या करना है। मेरा नाम पुकारा गया और वह वापस आ गई, यह उम्मीद करते हुए कि हम विमान में हैं और वह पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बिना भी हमारे साथ आ जाएगी। जब मैंने उसे बताया कि हम उड़ान से चूक गए हैं और उसके बच्चे और परिवार अब निराश होंगे, तो उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं, यह एयरलाइन चाइना एयरवेज की गलती थी, इसलिए हम अगली बार उनका उपयोग नहीं करेंगे। WTF। इसलिए हमने फिर से टैक्सी ली और 50 यूरो का किराया दिया। पड़ोसी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, ओह, यह सब कितना शर्मनाक है। मैंने कुछ कॉल किए और हम भाग्यशाली थे, क्योंकि यह हाई सीजन था, लेकिन उनके पास बिजनेस क्लास में 3 सीटें थीं। मुझे पैसे बचाने के लिए पहले से बुक की गई अच्छी दरों वाली टिकटों के अलावा 600 यूरो का खर्च आया। फिर से मेरे पैसे खोने के बारे में कोई दिलचस्पी या कोई परवाह नहीं थी। मैं खुश था कि हम अगले दिन चले गए, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान मैंने उसे अनदेखा किया। उसने मुझे जाने से एक दिन पहले फिर से सेक्स करने के लिए मजबूर किया। उसका नियंत्रण खेल, लेकिन मैंने उसे थाईलैंड में मना कर दिया। मैं बस नहीं कर सका। मैं थाईलैंड में खुद को सेक्स में नहीं डुबोता। मैं हर दिन अकेले सोई 14 में अपने होटल में रहता हूं, लेकिन बस अपना लैपटॉप इस्तेमाल करता हूं या टीवी देखता हूं। मैं शाम को उसके भाई के साथ शराब पीने जाता हूं, और फिर मैं कभी कभार फ्रीलांसर में हिस्सा लेता हूं। मैं कभी कभार मसाज के लिए भी जाता हूं, और ऐसा लगता है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया या परवाह नहीं की। अगर उसने ऐसा किया, तो मैं बस एक तितली या बुरा आदमी हूं, और इसका उसके द्वारा वर्षों तक किए गए दुर्व्यवहार और उपेक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ताबूत में दूसरी कील, और जब मैं आखिरकार आजाद हुआ, तो वह पटाया में था। हम सोई 13 दूसरी रोड पर रह रहे थे और शानदार 2 बार में शराब पी रहे थे। मैं हमेशा उसके बच्चों और उसके भाई को साथ लाता हूं, ताकि वह उनके साथ समय बिता सके, और मैं रात में बिना पीटे या जेल में महसूस किए बाहर जा सकूं, जबकि दूसरे मौज मस्ती कर रहे हों। मुझे याद है कि हमारे बीच एक बहस हुई थी, और मैं उसके भाई और अपने बेटे के साथ मेरे देश में एक दोस्त के स्वामित्व वाले एक रेस्तरां में गया था। मुझे यकीन नहीं था कि वह कहां है, और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पैदल चलना पसंद नहीं है कि मैं अकेले जाना चाहता हूं। फिर एक बड़ा दृश्य। यद्यपि हम वहां 7 दिनों के लिए हैं, क्योंकि पहले दिन मुझे अपनी पत्नी के साथ बाहर जाते हुए देखना होगा और उसके सभी पेय आदि का भुगतान करना होगा। वैसे भी हमने एम्स्टर्डम में कई फोन कॉल के बाद जगह ढूंढी और पसीने से लथपथ इधर उधर घूमते रहे, लेकिन मेरा दोस्त वहां नहीं था।
वापस बार में वह अपनी 15 और 16 साल की बेटियों के साथ वेश्याओं की तरह कपड़े पहने और शराब पी रही थी। फिर से एक शर्मनाक स्थिति थी, इसलिए उसके भाई की सहमति से हम वहां से चले गए और होटल वापस चले गए। उसके आने के बाद वह फिर से बहस करने लगी। मैंने बिल का भुगतान क्यों नहीं किया और उसके पेय के लिए 1000 बेहद बकाया है। इस तरह के व्यक्ति के साथ शामिल होने पर मुझे जो शर्म महसूस होती है वह अब मेरे लिए उबलने के बिंदु पर पहुंच गई है। जब मैंने फरांग को इधर उधर घूमते देखा, वह 2 नाबालिग लड़कियों के साथ एक मैडम की तरह दिख रही थी, लेकिन वह तर्क नहीं सुनती। उस रात मैं बाहर गया और शादी के 12 सालों में पहली बार प्यार में पड़ गया। दर्द को कम करने के लिए यह कोई छोटा सा क्षण नहीं था। नहीं, मुझे प्यार हुआ लेकिन कोई सेक्स नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। मैं पहले से ही अपने बेटे के बड़े होने पर एक अच्छी महिला के साथ बेहतर जीवन जीने की उम्मीद कर रहा था और मेरा दिल पटाया में एक बार मालिक के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। हमने बस हाथ थामे रखा। यह तब तक चलता रहा जब तक मैं अपने देश वापस नहीं आ गया। मैंने बैंकॉक से पटाया तक टैक्सी भी ली ताकि मैं उससे मिल सकूं। तब मुझे पता चला कि मेरे लिए छोटा सा समय बिताना ठीक था, लेकिन रिश्ता बनाना या भावनाएं रखना मना था। और उसका भाई पूरे समय मुझ पर मूंगफली फेंकता रहा। सौभाग्य से शायद उसने पैसे के लिए बेतुकी कहानियां शुरू कर दी और मुझे हमारी दोस्ती खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह शर्म की बात है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन अपने दिमाग से सोचता हूं कि वह स्पष्ट रूप से एक पूर्व बार गर्ल थी जो एक फरांग से शादी करके और हमेशा की तरह चालें चलने के कारण सफल हुई। मेरे वर्षों के अनुभव ने शायद मुझे बचा लिया और एक नौसिखिया वध के लिए भेड़ की तरह होता। तब से मैं मनीला के एक फ्लिपर से मिला और हालांकि जब तक हम नहीं मिलते मुझे निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच ऑनलाइन कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी पत्नी ने मुझे सालों तक पोर्न देखने की अनुमति दी है क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है। किसी तरह उसे देर से पता चला कि मैं चला गया हूं और किसी और से प्यार करता हूं। पिछले कुछ हफ्तों में पहले तो उसे सेक्स चाहिए था और वह हर दिन मेकअप करने लगी, उचित स्त्रीवत कपड़े पहनने लगी, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। सेक्स करने के बाद वह मुझे धमकी देती है कि मैं उस महिला से फिर कभी बात ना करूं, वरना वह मुझे मार डालेगी या मेरा लैपटॉप तोड़ देगी। ऐसी कोई बात नहीं जिससे मैं उस महिला से बात करने की धमकी से उत्तेजित हो जाऊं, जिससे मेरी आजादी छीन ली जाए। इसलिए कई हफ्तों तक पुलिस द्वारा मुझे परेशान किया गया, पीटा गया, धमकाया गया और यहां तक कि इतना नीचतापूर्ण व्यवहार किया गया कि उसने अपने बेटे को ऐसी बातें बताईं जो उसे कभी नहीं जाननी चाहिए थी, बस इसलिए कि वह सामान्य होने से जो पा सकती थी, यानी मैं। लेकिन वह मुझे पहले ही खो चुकी है। मैंने उससे कहा कि वह बदसूरत है और मैं उसे अब और नहीं चाहता। मैं उससे नफरत करता हूं, लेकिन फिर भी वह नहीं जाती। जब मैंने छोड़ने या तलाक मांगने की धमकी दी तो वह रो पड़ी और कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। यहां तक कि सालों तक दुर्व्यवहार और चार्ली की घटिया टिप्पणियों के बाद भी उसकी प्रतिक्रिया उन्मादी हो जाना और पूरे घर को तहस नहस कर देना था। मेरे लैपटॉप को अब एक नई एलसीडी स्क्रीन की जरूरत है और मुझे एक बाहरी डिस्क को बिन में डालना पड़ा जिसे उसने तोड़ दिया था। थाई लोग चीजों को तोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत हिंसक भी होते हैं। वह मुझे डराती नहीं है और वास्तव में यह उबाऊ हो गया है। मैं अब इस तरह से अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उसे तलाक देने का इरादा रखता हूं, लेकिन अगले साल अपनी शर्तों पर वह जानती है और वह इसे महसूस कर सकती है। लेकिन तब तक मैं उसके साथ एक ही घर में रहने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अब हम एक साथ नहीं सोते हैं।
मैं फिलीपींस की एक महिला के साथ बहुत खुश हूं जो मेरी ही उम्र की है। साइप्रस में ओल्ड बिल को एक ईमेल भेजें और हो सकता है कि आप अपना सुर बदल दें। स्टिक। इसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है क्योंकि अब यह सिर्फ मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी भविष्य की खुशी की बात है। मैंने इस बकवास पर बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए और मैं इस जेल की कोठरी से बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे अपनी आजादी वापस चाहिए। मैं फिलिपिना के साथ चैट करना बंद नहीं करूंगा क्योंकि शायद वह मुझे खुश कर सकती है। कौन जानता है, लेकिन मैं फिर से जिंदा महसूस करता हूं और फिर से मुस्कुरा सकता हूं। वह जानती है कि मैं अब उसके साथ सेक्स नहीं करूंगा, इसलिए अब सब कुछ शांत है। मैं बस अपने पल का इंतजार कर रहा हूं और मेरे पास कोई घर या पैसा नहीं है। उसका वीजा अगले साल खत्म होने वाला है क्योंकि मैं हमेशा इसे रिन्यू करवाता हूं। अब मैं नहीं करवाऊंगा। मैं बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूं और इससे मैं जिंदा सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। आखिरी हफ्ते सिर्फ तनाव और उदासी भरे हैं। माफ करें कि यह वो सफलता की कहानी नहीं है जो आप चाहते थे, लेकिन आप प्रगति जानना चाहते थे। तलाक का फैसला हो चुका है और अब बस यह बात है कि मैं कब और कैसे व्यस्त रहूंगा। हालांकि जब मैं जाने की धमकी देता हूं तो वह पैसे और उन सभी चीजों को लेकर डर जाती है जिन्हें वह हल्के में लेती है। उसे लगता है कि वह जो भी करे यह कभी खत्म न होने वाली कहानी है। किसी कारण से एक अंगूठी और एक बच्चा और वह जिंदगी भर के लिए तैयार है। हालांकि यह सब बुरा नहीं था और पहले कुछ साल ठीक थे। मेरी सलाह है कि किसी को भी धमकियों के आगे न झुकें क्योंकि वे बस यही हैं। उसे धोखा दें और देखें कि यह कैसे खत्म होता है, क्योंकि डराना एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वे अपनी मनचाही चीज पाने के लिए करते हैं। कम से कम मेरी जल्द ही होने वाली पूर्व पत्नी के मामले में तो ऐसा ही है। बस एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं एम्स्टर्डम में रहता हूं। हमारे यहां कानूनी वेश्यावृत्ति है और मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी के व्यवहार के कारण मुझे फिर से उस दृश्य में धकेल दिया गया। मैंने कभी भी इधर उधर घूमने के इरादे से शादी नहीं की और इससे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि जब आप घर आते हैं तो पत्नी के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है। मैं अब बहुत खुश हूं कि मैं शुक्रवार को यहां लाल बत्ती में एक बार में काम करने वाले एक दोस्त से मिलने गया और घर लौटते समय महिलाएं मुझे देखकर हाथ हिला रही थीं, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यह मेरे लिए सबसे कीमती समय है जब मुझे P4P में शामिल होने की जरूरत भी नहीं है। बेशक इसके अपने उपयोग हैं, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए करने वाली चीज के रूप में नहीं देखता। मैं इसका उपयोग हमेशा अपने जीवन में कुछ खास समय पर ही करता था। किसी महिला में दिलचस्पी लेना और केवल यह जानना कि वह हमसे जितना हो सके उतना संबंध बनाने की कोशिश न करे, यह एक अच्छा एहसास है क्योंकि वे जल्द ही भूल जाते हैं। कुछ अलग दिखते हैं लेकिन वे संबंध बनाने लायक नहीं होते हैं, जबकि अन्य जल्दी ही भूल जाते हैं। कहानी आपको कैसी लगी? कृपया टिप्पणी करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।